गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विद्यार्थियों, हम लोग पृथ्वी और उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ, इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर किस प्रकार ये पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के दो माध्यम है, प्रत्यक्ष माध्यम और अप्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष माध्यम की अगर हम बात करें, पृथ्वी के भूगर्भ में अभी तक कोई भी न तो जा सका है न शायद भविष्य में जा पाएगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो हमारे अप्रत्यक्ष माध्यम है वो है दबाव, तापमान और घनत्व। जैसे जैसे हम गहराई पे जाएं दबाव, तापमान और घनत्व में भिन्नता आती है। फिर इसके साथ ही हमने ये पढ़ा पृथ्वी की जो भूगर्भ कैसा है, उसका प्रत्यक्ष माध्यम में पहला माध्यम भूकंप इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर ऊष्मा विद्यमान है, वह ऊष्मा बाहर निकलने का प्रयास करती है और जब ऊष्मा बाहर निकलती है और पृथ्वी पर होने वाले कंपन को हमने भूकंप नाम दिया। फिर हमने ये पढ़ा कि भूकंप जो होता है उससे तीन तरह की तरंगें निकलती है, पी वेव्स, एल वेव्स और एस वेव्स। पी प्राथमिक तरंगे जिनकी गति तीव्र होती है, साथ ही यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर जाती है। पी तरंगों का जब हमने डायग्राम बनाया तब हमने ये देखा कि पी तरंगे ऐसी तरंगे हैं कि जो पृथ्वी के केंद्र से होकर भी निकलती है। फिर उसके बाद दूसरी तरंगे जो हमने पढ़ी एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स में हमने ये पढ़ा कि द्वितीयक तरंगे वे तरंगे जो कि द्रव माध्यम से नहीं निकलती है। तो ये इसको हमने देखा था जब डायग्राम बनाया कि मध्यवर्ती भाग से केंद्र से होके नहीं निकल रही है। साथ ही एल वेव्स धरातलीय तरंगे जिनकी गति सबसे कम मानी गई है लेकिन सबसे विनाशकारी तरंगे ये होती। जब ये तरंगे आती है तो इन तरंगों से जो इनकी गति होती है, इनका डायरेक्शन होता है, उससे पता चलता है कि पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसके घनत्व में अंतर है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो स्वेश महोदय हैं इन्होंने पृथ्वी की संरचना को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा। सबसे ऊपरी परत, फिर उसके बाद में इन्होंने जो नाम दिया सियाल, सीमा और निफे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। ज्वालामुखी जैसा कि हम नाम से ही स्पष्ट होता है, ज्वालामुखी यानी वह मुख जिससे ज्वाला निकले। लेकिन भौगोलिक परिभाषा जो है वो इस तरह से रहती है कि पृथ्वी के भूगर्भ का वह छिद्र या दरार, यानी वह दरार या छिद्र जिससे गर्म तृप्त लावा पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकलता है, ज्वालामुखी कहलाता है। यानी ज्वालामुखी क्या है, वह दरार या छिद्र जिससे लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी कहलाता है। फिर अगर हम बात करें तो ये ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो इसके साथ विभिन्न पदार्थ निकलते हैं। तो ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो इसके साथ कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, यहाँ अगर हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं इसको, कि ये जो भीतर जो पृथ्वी का भूगर्भ है, भीतर अगर हम देखें तो यहाँ कंडीशंस क्या है, यहाँ ये मैग्मा के रूप में जमा हुआ है, मैग्मा। यहाँ हम इसे लावा नहीं कह रहे हैं, ये मैग्मा है, तृप्त गैसें वगैरह सब है। अब क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ गति करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ गति करते हैं तो यहाँ ये देखते हैं पृथ्वी का कोई कमजोर भूभाग, जो ऊपरी धरातलीय भाग कमजोर हो या जो नया स्थल बना हो, वहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको ये तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और इस तरह से जब बाहर निकलता है तो इसमें निकलने वाले विभिन्न पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में अगर हम कहें तो लावा के साथ में चट्टाने, पत्थर, धुएं के साथ में राख, गर्म जल आदि बहुत सारे पदार्थ साथ में बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये इनका भूगर्भ, ये क्योंकि अंदर भूगर्भ में गर्म है इसलिए बाहर जब निकलते हैं तो एकदम ऐसा निकलता है जैसे कि तृप्त लाल रंग का कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है। इसको आप लोग YouTube पे देख सकते हैं कि लावा की उत्पत्ति से जो जिस तरह से निकलते हैं बाहर, या आपने जब टीवी में देखे होंगे इस तरह से, क्योंकि प्रत्यक्ष वहां पे खड़े होकर देख पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये लावा इतना तेज गर्म होता है। अगर हम वहां उस स्थल पे खड़े रहें और लावे का अगर हमारे ऊपर बॉडी पे कहीं गिरे तो हमें नुकसान हो सकता है। अब बात आती है कि ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है
सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, फिर उसके बाद में है शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। यानी ये जो 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताए गए हैं, सक्रिय, सुषुप्त, शांत या मृत ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ये ज्वालामुखी मुख्य रूप से, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? वह ज्वालामुखी जिससे निरंतर लावा निकलता रहता है, यानी जो सक्रिय रहता है हमेशा, जिससे कभी भाप या लावा, नाइट्रोजन गैसें वगैरह, धूल धुआं निकलता रहता है। सक्रिय मतलब कंटिन्यूअस, रेगुलर इससे निकलता रहता है, इसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। सुषुप्त यानी यह वह ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट किया फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। ये कुछ समय डिसाइडेड नहीं होता कि हो सकता है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल तक शांत रहेगा और फिर उसके बाद पुनः विस्फोट हो जाएगा। फिर तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी, यानी यह ज्वालामुखी विस्फोट के साथ एक बार विस्फोट हो जाता है, बहुत जोर से विस्फोट होता है, उसके बाद क्या स्थितियां होती है, इसमें कोई वापस पुनः विस्फोट नहीं होता। यानी शांत या मृत ज्वालामुखी एक बार विस्फोट होता है, उसके बाद वहां विस्फोट नहीं होगा। सक्रिय ज्वालामुखी कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, लावा या कुछ विस्फोट होता रहेगा। सुषुप्त एक बार विस्फोट होने के बाद पुनः काफी समय बाद विस्फोट होता है। विश्व में अगर हम कहें तो सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ऐसे ज्वालामुखी क्योंकि एक बार विस्फोट होता है, 4, 5 साल, 10 साल तक पुनः विस्फोट नहीं होता, तो मानव बस्तियां इस पर बस जाती है, रहने लग जाते हैं और फिर पुनः पता नहीं कब विस्फोट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद में आता है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी जब ये विस्फोट होता है तो इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। ये स्थलाकृतियां 2 तरह की बताई गई है, एक आंतरिक स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर बनती है, दूसरी बाह्य स्थलाकृतियां, वे स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के बाहर की तरफ बनती है। क्योंकि जब मैग्मा बाहर आने लगता है तो अंदर विभिन्न स्वरूपों में जम जाता है, जिससे लेकोलित, बेकोलित, फेकोलित, अभी हम उन स्थलाकृतियों पे पढ़ेंगे, वो स्थलाकृतियां बनती है और बाहर निकलने के बाद क्या बनता है, ज्वालामुखी, शंकु, काल्डेरा, ये घोंसलाधार काल्डेरा, ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी से जो निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां हैं, बाह्य या बाहरी स्थलाकृतियां, और जो दूसरे प्रकार की है वह है आंतरिक स्थलाकृतियां। आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां, इन 2 प्रकार की ये स्थलाकृतियां बताई गई है। यहां अगर हम कहें तो ज्वालामुखी से जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों को अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार के इस तरह के बनती हैं स्थलाकृतियां। ये ज्वालामुखी के जो विस्फोट होते हैं, इस विस्फोट से भी विभिन्न प्रकार के स्वरूप बनते हैं। तो यहाँ हम एक संक्षिप्त में ये देख लें, ज्वालामुखी वर्गीकरण। ज्वालामुखी वर्गीकरण, ज्वालामुखी वर्गीकरण को हम समझें कि किस तरह से यहाँ ये विभिन्न स्थलाकृतियां बनती है या कैसे इसका विस्फोट होता है। तो सबसे पहला जो आता है सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी, सील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है, सील्ड ज्वालामुखी के अंतर अगर हम कहें, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी विशाल है और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सबसे अच्छे इसके उदाहरण हैं। यहाँ हम कहें तो सील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है, इसमें बेसाल्ट की प्रधानता नहीं होती, यानी ये ज्वालामुखी इस तरह से निकलते हैं और यहाँ पे अगर हम कहें तो इस तरह से ये पूरा इसका निर्माण होता है। सील्ड यानी ये इस तरह से इसका निर्माण होता है और इसमें बेसाल्ट की प्रधानता नहीं रहती। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी तरह के ज्वालामुखी कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो ज्वालामुखी है वो कहें तो सील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है कि निकास जो होता है नलिका में पानी के भीतर चला जाता है और ये ज्वालामुखी में विस्फोट होकर गर्म फुहारे के रूप में बन जाते हैं। और इसके जो ऊपरी भाग होता है
इसको शंकु के रूप में जाना जाता है, सिलेंडर शंकु के रूप में कहा गया है। साथ ही इसके बाद में दूसरे प्रकार के जो ज्वालामुखी बताए गए हैं वो है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्रित यानी जिसमें मिश्रण देखने को मिलता है। मिश्रण किसका? बेसिक पैठिक लावा, और साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के धूल कण और इन सब का, जीवाश्मों, इन सब का मिश्रण देखने को मिलता है। और इस मिश्रण के कारण जो इसका स्वरूप होता है वो थोड़ा परतों के रूप में देखने को मिलता है। यानी इसको हम ग्राफिकल तरीके से देखें तो मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होगा? मिश्रित ज्वालामुखी में जैसे ये परत निकली, फिर ये दूसरी, फिर ये इस तरह से ये परतदार के रूप में देखने को मिलेगा। परतदार ज्वालामुखी में देखने में जो रहेगा, इसमें जो इसकी क्वालिटी रहेगी, यानी ये जो परतें बनी हुई रहेगी, उन परतों में विभिन्नता देखने को मिलेगी, और इस तरह से इसका नाम मिश्रित ज्वालामुखी कहा गया है। उसके बाद में जो ज्वालामुखी के वर्गीकरण में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है वो नेक्स्ट है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। आमतौर पर इसमें विस्फोट होते हैं और ये बहुत तीव्र गति से होते हैं, और इसमें ज्वालामुखी कुंड यानी कॉल्डेरा बन जाता है। और इसको अगर हम कहें तो ये ज्वालामुखी कुंड, ज्वालामुखी कुंड यानी क्या कंडीशंस होती है यहाँ पे? ये इस तरीके से, जैसे मान लिया हमने ये समझा कि ये है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट होता है तो यहाँ इस तरह से बड़ा सा ये बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं? कॉल्डेरा। कॉल्डेरा मतलब कुंड, यानी जो ज्वालामुखी बना है उसके मुख पे और बहुत भयंकर विस्फोट होता है और वो मुख बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें छोटा मुख है, यहाँ बिल्कुल छोटा है, और यहाँ क्या स्थितियां हो रही है? ये इस तरह से बीच में से चौड़ा हो जाता है। अब इसके बाद क्या स्थितियां होती है? कई बार इसके अंदर पुनः फिर ज्वालामुखी का विस्फोट होकर एक छोटा छोटा शंकु बन जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? घोंसलादार कॉल्डेरा। घोंसलादार कॉल्डेरा मतलब एक कॉल्डेरा के अंदर छोटा ज्वालामुखी शंकु का पुनः निर्माण हो गया, वह घोंसलादार कॉल्डेरा कहलाता है। इसके बाद में ज्वालामुखी की बाह्य स्थलाकृतियों में अगला आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और इसके अलावा नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक। बेसाल्ट प्रवाह को अगर हम कहें तो बेसाल्ट प्रवाह क्या है? दरारी ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल होते हैं और बहुत दूर तक फैल जाते हैं और संसार में कई हजारों किलोमीटर। यानी बेसाल्ट प्रवाह में क्या स्थितियां हो रही है? जैसे यहाँ से ये निकला लावा और बहुत लंबे समय तक, यानी अगर हम कहें तो इसका जो फैलाव होता है, फैलाव क्षेत्र बहुत अधिक होगा। यहाँ अगर हम कहें बाकी ज्वालामुखी में फैलाव कम होता है और यहाँ फैलाव बहुत अधिक होता है। यानी दरारी उद्गार में भी क्या स्थितियां होती है? केंद्रीय उद्गार में तो एक जगह से उद्गार होता है, दरारी उद्गार में विभिन्न दरारों से लावा निकलता रहता है और कई किलोमीटर तक फैल जाता है, तो ये कहलाता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक यानी महासागर के बीच में ज्वालामुखी, ये पर्वतों का निर्माण हो जाना, ये इस तरह के ज्वालामुखी विस्फोट से माना गया। अगर हम कहें तो ये जब ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के कॉर्नर पे बनी हुई है, पश्चिमी तट पे रॉकीज पर्वतमाला और दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला बनी हुई है। अब जब हम बात करें अमेरिका से कोई भी जहाज यूरोप या अफ्रीका की तरफ जाता है तो उस जहाज को विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ क्या है? मध्य महासागरीय कटक बना हुआ है। यानी महासागर के अंदर अगर हम कहें तो यहाँ एक एस आकृति का एक कटक यानी पर्वत बना हुआ है। तो यानी मध्य महासागरीय कटक, महासागर के मध्य में बनने वाले पर्वत जो कि ज्वालामुखी से बनते हैं, महासागरीय कटक कहलाते हैं। इस प्रकार ये ज्वालामुखी का वर्गीकरण हमने पढ़ा और हमने ये देखा कि ज्वालामुखी से बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियाँ। अब ज्वालामुखी स्थलाकृतियों की अगर हम बात करें तो अंतर्द्विधीय स्थलाकृतियाँ, यानी वे स्थलाकृतियाँ जो आंतरिक भाग में बनती है और इससे बनने वाली स्थलाकृतियों को मुख्य रूप से जैसा कि हमने दो भागों में बांटा है। दो भागों की अगर हम बात करें तो पहली हमने देखी बाह्य स्थलाकृतियाँ जो क्या बनती है?
बाहर की तरफ बनती है, बाहर निर्मित होती है, बाहर मतलब भूगर्भ के बाहर निर्मित होगी। और आंतरिक स्थलाकृतियां भूगर्भ में निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां, भूगर्भ में निर्मित स्थलाकृतियां, भूगर्भ में निर्मित स्थलाकृतियां। अब बाह्य स्थलाकृतियों को अगर हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम समझते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, तो बाह्य स्थलाकृतियों को अगर हम देखें तो सबसे पहली स्थलाकृति क्या बनती है, ये ज्वालामुखी शंकु बनता है, यानी ये इस तरह से ज्वालामुखी शंकु बनता है, शंकु ज्वालामुखी। फिर हमने ये देखा कि दूसरी स्थलाकृति क्या होती है, कोल्डेरा, ज्वालामुखी कुंड। फिर इसके अलावा तीसरी जो स्थलाकृति बनती है वो क्या होती है, कोल्डेरा के अंदर पुनः ये इस तरह से ज्वालामुखी शंकु बन जाना, यानी ये इस तरीके से ज्वालामुखी शंकु बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, घोंसलादार कोल्डेरा। फिर इसके अलावा क्या होता है, मैदानी जो दरारी उद्गार होता है, दरारी उद्गार से मैदान व पठारों का निर्माण, मैदान व पठार बनते हैं, यानी दरारी उद्गारों से या तो मैदानी भूभाग बन जाएंगे या क्या स्थितियां होगी, पठारी भूभाग इससे बन जाएंगे। और यहाँ शंकु, इसको हम कहेंगे कॉल्डेरा, कॉल्डेरा, यानी ये अगर हम इसको कहें कॉल्डेरा, और ये क्या हो जाएगा, घोंसलादार कॉल्डेरा। फिर इसके अलावा क्या होता है, गर्म जल के स्रोत भी बनते हैं इससे बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में। फिर इसके अलावा अगर हम कहें तो क्या बनते हैं, जैसे इस तरह से पठारी स्वरूप भी बन जाता है। और यहाँ जो बाहर निकलती है, यानी हम बाह्य स्थलाकृतियों में कहें तो आग्नेय शेल ज्वालामुखी निर्मित सेल है, ज्वालामुखी निर्मित सेल है, ज्वालामुखी से बनने वाली सेलें हैं, यानी ये चट्टानें किससे बनती है, ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ। अब बात आती है आंतरिक स्थलाकृतियों की। आंतरिक स्थलाकृतियों की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशंस क्या होती है, हम कहें कि ये जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती है तो इसमें इसको इस तरह से समझें कि ज्वालामुखी से जब ये लावा बाहर निकलता है, लावा बाहर, ये यहाँ अगर हम नीचे कहें तो ये जो जमाव देखने को मिलता है ये क्या कहलाएगा, ये जमाव कहलाएगा मेग्मा। आंतरिक जमाव को हम कहते हैं मेग्मा, मेग्मा पड़ा। अब ये मेग्मा बाहर की तरफ गति करता है, बाहर की तरफ आने लगता है और यहाँ बाहर नहीं आके ये क्या स्थितियां में हो जाता है, इस तरह से गुंबद के रूप में जमा हो जाता है। तो यानी भूगर्भ के बाहर नहीं आया, भूगर्भ के अंदर ही गुंबद के रूप में जमा हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बैथोलिक। यानी आंतरिक लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और बाहर निकलने से पहले ही अंदर ही वो जमाव हो जाता है, उसको कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, भूगर्भ में मेग्मा जब बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और भूगर्भ के बाहर निकलने से पहले ही जहां उसको जगह मिलती, स्पेस मिलता है, तो वो गुंबद के रूप में जब जमा हो जाता है, तो इस प्रकार की जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है वो कहलाती है बैथोलिक। बैथोलिक के बाद में दूसरी जो प्रमुख स्थलाकृति है वो आती है लेपोलिथ। ये गुंबद विशाल अंतर्द्वेषी चट्टान होती है, इसके तल के समतल में एक पाइप रूपी वाहन नली के रूप में जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं ये लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होती है, समतल पाइप के रूप में जमा हो जाती है। ये जैसे यहाँ से ये निकल रही है और ये क्या हो रही है, इस तरह से पाइप के रूप में, यानी ये जो जमा हो जाएगी ये कहलाएगी लेकोलिथ। यानी यहाँ से ये लावा निकल रहा है, इसको अगर हम कहें ये इस तरह से लावा निकल रहा है और ये क्या हो गया, पैरेलल, ऐसे जैसे कोई पाइप में जमा होता है ना, उस तरह से जमा होगी, तो वो बनने वाली स्थलाकृतियां क्या कहलाएगी,
लेकोलिथ कहलाएगी। लेकोलिथ यानी मेग्मा जो बाहर निकल रहा था, ऊपर कोई कठोर चट्टान आ जाती है तो वो क्या होता है, उसके समानांतर पैरेलल, यानी ये या तो एक गुंबद आ जाए या कुछ और कठोर चट्टान आ जाए तो एक समतल पाइप के रूप में जमा हो जाएगा, वो कहलाएगा लेकोलिथ। लेकोलिथ के अलावा फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्थलाकृतियाँ आती है, लेपोलिथ, फेकोलिथ और सील और डाइक। अगर हम कहें कि लेपोलिथ क्या है, ये तो लेकोलिथ था, फिर लेपोलिथ क्या, जैसे इस तरह से ये आ रहा है और ये तस्तरी के नुमा में, यानी ये इस तरह से जमाव हो जाता है तस्तरी के समान, तो ये कहलाएगा लेपोलिथ। लेपोलिथ देखिए वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है कि बैथोलिथ क्या है, गुंबद के रूप में बनना, लेकोलिथ क्या है, समतल पाइप के रूप में लावा का मैग्मा का जमा हो जाना, और लेपोलिथ क्या है, लेपोलिथ में अब हम देखें तो स्थितियां क्या बन रही है, तस्तरी नुमा जमा हो रहा है, इसको हम लेपोलिथ कह रहे हैं। सील या डाइक, फिर उसके बाद में अगर हम कहें जो नेक्स्ट स्थलाकृति बनती है वो है सील या डाइक। यहां अगर हम कहें तो ये लेपोलिथ और सील और डाइक, लेपोलिथ की अगर हम बात करें तो यह सील और डाइक ये क्या हो रही है, इस तरह से लंबवत रूप से जम जाती है, यानी ये अगर हम कहें तो ये इस तरह से लंबवत रूप से जमा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सील या डाइक। इसके अलावा इस तरह से जब अपनति और अभिनति इस तरह से रहती है तो यहाँ पर भी ये जो जमाव हो जाता है मैग्मा का, ये कहलाता है, इस जमाव को फेकोलिथ नाम से जाना जाता है। और डाइक को अगर हम कहें तो जब दरार का प्रवाह धरातल के लगभग समकोण में होता है तो ये इस तरह से दीवार की भांति एक संरचना बन जाती है जिसे डाइट कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्द्वंदी चट्टानों से इस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर हम कहें तो ये फेकोलिथ बन जाएगा, फेकोलिथ, और ये हो जाएगी सील और डाइक। तो आंतरिक स्थलाकृतियों को पुनः एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं। आंतरिक स्थलाकृतियों में क्या हो रहा है, पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ जब निकलता है तो उसको भूगर्भ, ये सारी कहाँ है, आंतरिक स्थलाकृतियां, यानी भूगर्भ में निर्मित है, भूगर्भ में ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां। अब यहाँ क्या स्थितियां हो रही है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, यहाँ ये जो अंदर है ये क्या है, मैग्मा है। ये मैग्मा क्या करता है, गर्म और तृप्त होता है, और ये जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऊपरी भूभाग कठोर हो जाने के कारण या वो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता, तो जैसे स्वरूप में जमा हुआ उसका उसी तरह से नाम दिया गया है। पहला है बैथोलिथ, बैथोलिथ यानी गुंबद के रूप में, जैसा मंदिर या मस्जिद के ऊपर की तरफ जो गुंबद नजर आता ना, उस तरह का स्वरूप बन जाता है। लेकोलिथ में क्या हो रहा है, गुंबद के नीचे समतल पाइप में या कोई कठोर चट्टान आ जाती है ऊपर, तो समतल पाइप में जमा होगा तो लेकोलिथ कहलाएगा। और लेपोलिथ क्या हो रहा है, तस्तरी नुमा में जमा होगा तो। और सील और डाइट में क्या हो रहा है, लंबवत दीवार के समान बन जाता है। यहाँ अगर हम कहें तो इस तरफ से जाते तो ये खड़ी जो दीवार, यहाँ से इस तरफ जाए तो बीच में बाधक दीवार के रूप में होगी, इसीलिए इसको कहते हैं सील या डाइक के नाम से जाना जाता है। और फेकोलिथ में क्या होता है, जब ये मैग्मा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, और यहाँ अगर हम कहें तो ये इस तरह से इसके अवनति और अभिनति, यानी वलन में ऊपरी भाग और निचली भाग जब बना हुआ रहता है तो यहाँ इस तरह से इसका मैग्मा का जमाव, ये फेकोलिथ कहलाएगा। इस तरह से हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां, यानी ये ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है एग्जाम की दृष्टि से, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम कहें स्कोरिंग चैप्टर इसलिए है कि इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। जब भी आप विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में प्रश्न लिखते हैं तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, उनका एक्सप्लेनेशन करने के साथ में छोटा सा उसका डायग्राम और चित्र जरूर बना दें। इससे क्या होगा कि आपको वो कंसेप्ट भी अच्छे से याद रहेगा, और जब एग्जाम में आप इस तरह के डायग्राम बना के काम करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।